मैं डॉक्टर पीके वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का स्वागत करता हूं। मोलेकुलर बायोलॉजी के पिछले सेशंस में हमने डीएनए की रचना, उसका रिप्लिकेशन, जीन की अवधारणा और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया। इसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन का भी अध्ययन किया, जिसमें आरएनए के निर्माण की विधि बताई गई। अब हमारे सेल्स में कई प्रकार के आरएनए होते हैं, इसलिए आरएनए का यह समूह अपने आप में आरएनए वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ आरएनए कहलाता है। इसमें 3 प्रकार के प्रमुख आरएनए होते हैं, जिन्हें हम लोग राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें आरएनए और डीएनए में अंतर समझना चाहिए। आरएनए में राइबोज नाम का शुगर पाया जाता है C5H10O5, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम का शुगर पाया जाता है। आरएनए के अंदर यूरासिल नाम का बेस पाया जाता है, जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। बहुत ही अपवाद के रूप में आरएनए में थायमिन मिलता है, नहीं तो आमतौर से लोग यही कहते हैं कि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, थायमिन के बदले में यूरासिल पाया जाता है। चूंकि आरएनए डीएनए के एक ही धागे पर 3 प्राइम से 5 प्राइम टर्मिनल की ओर आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है और आरएनए का निर्माण करते जाता है, इसलिए यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा आरएनए अपने आप पर लिपट कर मुड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। उस पर हेयर पिन की तरह लूप्स बनते हैं और कभी कभी यह एंजाइम के जैसा भी व्यवहार करता है, जिसे हम राइबोजाइम कहा करते हैं। अब प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं, इसलिए जब आरएनए बनता है तो 2 या 3 या 4 या 5 मैसेंजर आरएनए के बराबर एक ही लंबा सा मैसेंजर आरएनए बन जाया करता है और उसी पर ट्रांसलेशन होने लगता है। आमतौर से प्रोकैरियोट के मैसेंजर आरएनए का निर्माण के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह दोष रहित होता है, इसलिए इस पर सीधे ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट में आरएनए के निर्माण के बाद कई तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहा जाता है। आमतौर से यह सिंथेसिस के समय या उसके तुरंत बाद होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है और इसमें स्प्लाइसिंग नाम की एक विशेष क्रिया पाई जाती है। आपने पिछले सेशन में पढ़ा कि यूकैरियोटिक जीन को स्प्लिट जीन कहते हैं। क्यों? तो इससे बनने वाले प्री मैसेंजर आरएनए में काम वाले हिस्से एक्सॉन्स कहलाते हैं और उनके बीच बीच में बिना काम का हिस्सा नॉन कोडिंग सेगमेंट्स, जिसे इंट्रॉन कहा जाता है, बिखरा पाया जाता है। इसलिए स्प्लाइसिंग के द्वारा
इन बेकार हिस्सों को इंट्रॉन्स को काटकर अलग कर दिया जाता है और काम वाले हिस्से यानी एक्सॉन्स को आपस में जोड़कर फंक्शनल आरएनए बनाया जाता है। आरएनए स्प्लाइसिंग इज ए फॉर्म ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग in which a newly made precursor messenger RNA or pre-mRNA transcript is transformed into a mature messenger RNA mRNA। अब इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग है उनको काटना और फिर जो मीनिंगफुल है कोडिंग रीजन है एक्सॉन्स उनको आपस में जोड़ना, यह भी एंजाइम्स की मदद से होता है और यह आरएनए बनते समय या तुरंत बाद न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसके बाद ही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं, राइबोसोम में जाते हैं। अब कई बार इंट्रॉन खुद ही कट जाता है या किसी राइबोजाइम नाम के एंजाइम की मदद लेता है जो खुद अपने आप में आरएनए का ही टुकड़ा है, तो इसे सेल्फ स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसे इंट्रॉन का क्लास 1 माना जाता है। लेकिन क्लास 2 इंट्रॉन में अक्सर स्प्लाइसियोसोम नाम की एक रचना काम आती है, मदद करती है, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के ऊपर कई प्रकार के प्रोटीन जुट करके इस स्प्लाइसियोसोम का निर्माण करते हैं। अब ये डायग्राम में देखिए 3 एक्सॉन है, एक्सॉन 1, 2, 3। इनके बीच में इंट्रॉन 1 और 2 जुटा हुआ है। ये दोनों इंट्रॉन बाहर निकलेगा, सेल्फ स्प्लाइसिंग करेगा और ये एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे तो फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बनेगा। दूसरे क्लास के इंट्रॉन में भी अपने आप स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है, जिससे एक लूप जैसा, एक लैरिएट जैसी रचना बनती है और ये लैरिएट बनते ही अगल बगल के 2 एक्सॉन आपस में जुड़ते चले जाते हैं, लैरिएट अलग हो जाता है और मैसेंजर आरएनए बनकर तैयार हो जाते हैं। ये एक्सॉन 1, 2, 3 आपस में जुटकर मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। अब इंट्रॉन के क्लास 2 में ही स्प्लाइसियोसोम की जब ज़रूरत होती है तो कैसे ये होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर U1, U2, U4, U5, U6 यह 5 प्रकार के यूरासिल से बने हुए चेन्स, जिसमें 100 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, बनते रहते हैं। इन्हें स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए SNRNA कहा जाता है। यह कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं और प्रोटीन से जुटकर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स RNPs का निर्माण करते हैं। इन्हीं से स्प्लाइसियोसोम बनता है। जैसे ही यह स्प्लाइसियोसोम बनता है, यह प्री mRNA पर काम करता है। स्प्लाइसियोसोम प्री mRNA पर काम करता है और इंट्रॉन को तोड़कर अलग कर देता है। इस तरह से ये इंट्रॉन अलग हो जाते हैं और एक्सॉन्स आपस में जुटकर मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो आरएनए बन रहे हैं, इनके 3 फंक्शनल फॉर्म्स हैं। पहला प्रकार कहलाता है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन के साथ जुट करके आरएनए से प्रोटीन जुट करके राइबोसोम बनाते हैं और राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं। तो सेल में जितने आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लगभग 80%
राइबोसोमल आरएनए होते हैं। अब इस आरएनए की विशेषता क्या है? तो प्रोकैरियोट में ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें 23S, 16S और 5.0S कहा जाता है। छोटे सब यूनिट 30S राइबोसोम में 16S आरएनए और बड़े सब यूनिट 50S राइबोसोम में 23S और 5.0S पाए जाते हैं। इनका निर्माण एक लंबे चेन जिसका नाप है 40S, तो इस 40S आरएनए के रूप में होता है और प्रोटोप्लाज्म में रिलीज होते ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से ये टूटकर 3 हिस्से में बंट जाते हैं। 23S, 16S और 5S का 3 राइबोसोमल आरएनए बन जाता है। यूकैरियोट में 4 तरह के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। छोटे सब यूनिट में 18S और बड़े सब यूनिट में 28S, 5.8S और 5.0S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसमें 5.0S का निर्माण कहीं अलग से होता है, लेकिन बाकी 3 का निर्माण एक लंबे चेन के रूप में 45S प्रो आरएनए के रूप में होता है, 45S प्रो आरएनए के रूप में होता है, जो न्यूक्लियोलस में पाए जाने वाले जीन से बनता है। न्यूक्लियोलस में 200 से ज़्यादा कॉपी राइबोसोमल आरएनए जीन का पाया जाता है। अब राइबोसोमल आरएनए के 2 हिस्से या कई हिस्से एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। इसलिए यह लंबा सीधा धागा मुड़कर अपने आप के ऊपर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखलाया गया है कि एक बेस दूसरे बेस के सामने आकर कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करने लगता है। मुड़ जाने के बाद U के सामने A के सामने U, C के सामने G के सामने C, इस तरह से ये बेस पेयरिंग करते हैं, जिससे कि एक हेयर पिन लूप तैयार होता है। यानी कि राइबोसोमल आरएनए की विशेषता है कि वह इस तरह से अपने आप के ऊपर लिपट करके हेयर पिन लूप्स बनाते हैं। ये लूप एक जगह, 2 जगह या कई जगह मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि वह कौन सा राइबोसोमल आरएनए है। 5.0S और 5.8S में एक ही लूप है, तो 18S में 2 लूप, तो 28S में 3 या 4 लूप हो सकते हैं। अब ये 2 सब यूनिट राइबोसोम के हैं। प्रोकैरियोट को बाईं ओर दिखलाया गया है। इसमें स्मॉलर सब यूनिट में 16S आरएनए और 21 प्रोटीन है, और 50S सब यूनिट में 2 आरएनए 23S, 5.0S है और 34 प्रोटीन है। यानी कि 3 राइबोसोमल आरएनए और 55 मॉलिक्यूल प्रोटीन का मिलकर प्रोकैरियोट के राइबोसोम का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर यूकैरियोट में 40S राइबोसोमल सब यूनिट में 18S राइबोसोमल आरएनए और 33 मॉलिक्यूल प्रोटीन का है, जबकि 40S सब यूनिट में 28S, 5.8S, 5.0S ये 3 राइबोसोमल आरएनए और 50 मॉलिक्यूल प्रोटीन का है। यानी कि यूकैरियोट के राइबोसोम में जो 80S कहलाता है, 4 मॉलिक्यूल राइबोसोमल आरएनए और 83 मॉलिक्यूल प्रोटीन के पाए जाते हैं। 33 + 50 83 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पुरानी किताबों में सिर्फ 70 मॉलिक्यूल प्रोटीन की चर्चा है, 30 + 40 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ट्रांसफर आरएनए यह साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को ढोकर राइबोसोम में पहुंचाने का काम करता है।
इसकी खोज हॉली नाम के वैज्ञानिक ने 1961 में किया। अलग अलग अमीनो एसिड को ढोने के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन जेनेटिक कोड 61 है। इतने अधिक संख्या में ट्रांसफर आरएनए नहीं होते हैं। किसी भी सेल के अंदर 25 से 30 प्रकार का ही ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है। प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए 76 से 90 बेसेज का बना होता है, जिसका भार 25 से लेकर 30 किलो डाल्टन होता है। ये अपने आप पर लिपट कर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी रचना थोड़ा जटिल है, आगे आपको फिगर में दिखलाएंगे। लेकिन हॉली ने इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए 3 लीफलेट के बने हुए लौंग के पत्ते से तुलना करते हुए एक क्लोवर लीफ मॉडल दिया। इसमें 3 प्राइम और 5 प्राइम दोनों टर्मिनल एक तरफ आकर जुड़ जाते हैं, एक डंठल जैसी रचना बना लेते हैं। लेकिन इसमें 3 प्राइम टर्मिनल की ओर 3 बेस अतिरिक्त होते हैं CCA। ये जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। इसी के अंतिम छोर पर अमीनो एसिड जुड़ता है, इसीलिए यह अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट बनाता है। अब इस पर 3 जगह पर अनपेयर्ड बेसेज के कारण लूप बनते हैं। इसे लूप 1, लूप 2, लूप 3 इत्यादि नाम दिया गया है। और लूप 2 और 3 के बीच में जो 14 न्यूक्लियोटाइड का अंतर है 76 से 90, तो इस अंतर के कारण यहाँ पर एक फोल्ड बन जाता है, एक मोड़ बन जाता है। इसे वेरिएबल लूप कहते हैं। इसका होना न होना कोई असर नहीं डालता है, क्योंकि इसका बायोलॉजी में कोई फंक्शन नहीं है। अब ये देखिए आरएनए की रचना है। यहाँ ऊपर में 3 एक्स्ट्रा बेस है CCA। इसी जगह पर अमीनो एसिड जुड़ता है। लूप 1 यहाँ है, इसका नाम रखेंगे DHU लूप। लूप 2 यहाँ है, जिसे एंटीकोडोन कहेंगे। और लूप 3 यहाँ है, इसे T-C लूप कहेंगे। एक एक कर तीनों की चर्चा होगी। और इन्हीं के बीच में यह वेरिएबल पार्ट है, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसमें इस अंतिम छोर पर अमीनो एसिड जुड़ता है 3' टर्मिनल पर, 3 प्राइम टर्मिनल पर। इसलिए इसको अमीनो एसिड लोडिंग साइट कहते हैं। चूँकि यह सिर्फ 76 बेस का बना हुआ है, 90 का नहीं, इसलिए इसमें यहाँ पर ये छोटा सा वेरिएबल लूप बनता है। जब ज़्यादा बेसेज होंगे तो ज़्यादा बड़ा वेरिएबल लूप बनेगा। अब देखिए पहला कहाँ लूप बना, तो DHU लूप। यहाँ पर DHU लूप बना। दूसरा ये एंटीकोडोन बना। तीसरा ये वेरिएबल लूप है। और सबसे अंत में ये चौथा है T-C लूप। अब पहला लूप देखिए DHU। इसमें 4 से लेकर 6 तक अनपेयर्ड बेसेज है। और उन बेसेज के बीच डाइहाइड्रोयूरिडीन नाम का एक अनयूजुअल बेस है। यूरिडीन का डिराइवेटिव है, इसलिए इसको DHU नाम दिया गया। इसी लूप पर अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए नाम का एंजाइम जुड़ता है, जो कोडोन को पढ़ता है, एंटीकोडोन को पढ़ता है और एक विशेष अमीनो एसिड को लाकर 3' टर्मिनल पर जोड़ देता है। दूसरा लूप एंटीकोडोन है। इसमें 5 बेसेज हैं अनपेयर्ड। इनमें 3 बेसेज कोडोन के विरुद्ध कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण जुड़ते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ए के सामने यू, यू के सामने ए, सी के सामने जी या जी के सामने सी।
ये कोडोन का उल्टा CODON का उल्टा NODOC के समान नहीं है। अगर मान लिया कि कहीं पर कोडोन लिखा रहे ACG, अब इसको आप उल्टाइएगा तो GCA हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि एंटी कोडोन क्या होगा, तो A के सामने U, C के सामने G और G के सामने C। तो इसलिए यह कोडोन का उल्टा नहीं है, कोडोन का पूरक है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब तीसरा लूप है, इसमें यूरासिल का एक रूपांतरित नहीं फॉर्म नहीं है। यह स्यूडो यूरिडिन यूरासिल का रूपांतरण नहीं है, यह यूरासिल से मिलता जुलता एक अन्य केमिकल है, इसलिए स्यूडो माने नकली यूरासिल कहा गया। साई से इसे निरूपित किया गया। यह त्रिशूल जैसा जो सिंबल है इसे साई बोलते हैं। इसमें एक थायमिन मॉलिक्यूल भी है। अब इस लूप के द्वारा ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से जुटा करता है। राइबोसोम के बड़े सब यूनिट में 5.0S आरएनए के लूप से यह तीसरा लूप आकर के जुड़ जाता है। अब तीसरा आरएनए है मैसेंजर आरएनए। हर एक सेल में बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो हमेशा काम करते हैं, तो उन्हें हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। लेकिन अलग अलग टिश्यूज के सेल्स में कुछ जीन ऑन और कुछ जीन ऑफ होते रहते हैं, उनका रेगुलेशन होता है, कोई इंड्यूसिबल होता है, कोई रिप्रेसेबल होता है। तो जब जब इन जीन्स के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है तो 5 प्राइम टर्मिनल पर 7 मिथिलेटेड गुआनिन आकर जुड़ जाता है और जी मिथाइल कैप बनाता है। इस कैप के कारण राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको डैमेज नहीं कर पाता है, इस छोर से उसे पचा नहीं पाता है। इसके बाद 20 से लेकर 50 न्यूक्लियोटाइड कोडिंग नहीं करते हैं, लेकिन लीडर सीक्वेंस कहलाते हैं, जिसकी मदद से मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में आकर जुड़ता है, 30S या 40S सब यूनिट में आकर जुड़ता है। अब यूकैरियोट के तीसरे छोर पर पॉलीएडिनाइलेट चेन होता है और बीच का हिस्सा कोडोन युक्त होता है। विभिन्न अमीनो एसिड के कोड इसमें पाए जाते हैं। मान लिया कि किसी पॉलीपेप्टाइड में 100 अमीनो एसिड हो तो इस कोडोन लेंथ में 300 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, 3 गुना पाए जाएंगे। क्यों? तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि जेनेटिक कोड का निर्माण 3-3 अक्षरों से होता है। अब प्रोकैरियोट में पहला कोड AUG फॉर्माइलेटेड मिथायोनिन के लिए है, जबकि यूकैरियोट में यह नॉर्मल मिथायोनिन बनाता है। यानी हर एक प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड मिथायोनिन होता है। अब रचना देखिए, ये आगे की ओर का हिस्सा जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, यह लीडर है। इसी लीडर पर यह क्या जुटा हुआ है, तो यह जुटा हुआ है 7 मिथाइल गुआनिन। यह देखिए 7वां कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसे लाल रंग के रिंग से घेरा गया है। इसे मैं दिखा रहा हूँ और बार बार गायब कर रहा हूँ जिससे आप इसे देख सकें। तो यह एक विशेष तरह का पहचान बन गया। इसके बाद बीच के हिस्से में कोडिंग होता है, जिसका पहला कोड है यह इनिशिएशन कोडोन AUG। अंत में नॉनसेंस कोडोन का सीक्वेंस मिलेगा, टर्मिनेशन होगा और पॉलीएडिनाइलेट चेन पाया जाएगा। तो जेनेटिक कोड क्या है, तो 3-3 अक्षर का बना हुआ यह शब्द है, नाम है विभिन्न अमीनो एसिड के लिए। इसकी खोज नीरेनबर्ग और HG खुराना ने मिलकर किया।
इन कोड्स को कंफर्म किया हॉली नाम के वैज्ञानिक ने, जिन्होंने ट्रांसफर आरएनए की खोज किया। उन्होंने वास्तव में एंटीकोडोन की भी खोज किया, तो एंटीकोडोन का कम्प्लीमेंट्री कोडोन होता है। इन तीनों को अपनी खोज के लिए 1968 में नोबेल प्राइज मिला। अब एक टेबल है जिसे आप कई बार देखिएगा, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद जब जब रिवाइज कीजिएगा तो इस टेबल को अवश्य देखिएगा। इस टेबल में यहाँ पर लाल अक्षर से AUG लिखा हुआ है। यह पहला कोडोन मिथायोनिन के लिए है, जो कि इनिशिएटर कोडोन कहलाएगा। एक अकेला कोडोन ट्रिप्टोफान के लिए भी है, UGG, लेकिन जैसे यहाँ पर दो कोडोन मिलकर फिनाइल एलानिन ही बनाते हैं। ल्यूसिन में दो कोडोन यहाँ और चार कोडोन यहाँ है, यानी 6 कोडोन मिलकर ल्यूसिन बनाते हैं। सेरीन में भी देखिए 4 कोडोन यहाँ है और 2 कोडोन यहाँ नीचे है, तो 6 है। यानी कि 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं, मिथायोनिन और ट्रिप्टोफान, जिनके एक एक कोड हैं। बाकी अधिकांश के 2, 4 या 6 कोड हैं। अब देखिए कोडोन का नेचर क्या है। तो ये कोडोन 3-3 अक्षर के बने हैं, इसलिए 4 क्यूब यानी 64 कोडोन होंगे। अब अमीनो एसिड है 20, कोडोन है 64, तो औसत एक अमीनो एसिड के 3 नाम हुए। अभी मैंने दिखलाया टेबल में कि 2 अमीनो एसिड को एक एक कोड है, अब बाकी में किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6 भी है। तो एक अमीनो एसिड का 2, 4 या 6 कोड होना, इस बहुलता को, मल्टीप्लिसिटी को डीजेनरेसी ऑफ कोडोन कहा गया, और कोडोन को कहा गया डीजेनरेट कोडोन। अब जो ये कोडोन्स हैं किसी एक स्पेसीज के लिए नहीं है। दुनिया में जितने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हैं, सभी की एक समान भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है जेनेटिक्स का। एक कोडोन का जो अर्थ प्रोकैरियोट में है वही अर्थ यूकैरियोट में भी होगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल कोडोन कहा गया। अब हम जब हिंदी या इंग्लिश में कोई बात लिखते हैं तो 2 शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक समान दूरी पर जुड़ते हैं, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हर न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। इसलिए 2 कोडोन के बीच कोई गैप नहीं रहता है, कोई स्पेस नहीं होता है। इसी को बोलते हैं कॉमालेस कोडोन। इसके अलावे ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कॉमालेस होने के बावजूद जब कोडोन को पढ़ा जाता है तो पहले 3 अक्षर, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा को मिला के दूसरा शब्द, फिर 7वां, 8वां, 9वां को मिला के तीसरा कोडोन। तो कोडोन पूरे 3-3 अक्षरों के सेट में पढ़ा जाता है, एक दूसरे पर चढ़ा के 1, 2, 3 एक कोड और 2, 3, 4 दूसरा कोड और 4, 5, 3, 4, 5 तीसरा कोड, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग कोडोन। अब चूंकि एक कोडोन का एक ही अर्थ होता है, जो अमीनो एसिड बनाना है बार बार उसी को बनाना है। कभी भी किसी एक कोड से 2 अलग अलग अमीनो एसिड नहीं बन सकता है, यानी इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई धोखा नहीं है, अर्थ का दोहरापन नहीं है, इसलिए इसको नॉन एम्बिगुअस कोड कहा जाता है। अब चूंकि 2 या 4 कोडोन एक ही अमीनो एसिड के होते हैं, इसलिए कोई एक ट्रांसफर आरएनए 2 कोडोन को रीड कर सकता है, कभी कभी 4 कोडोन को भी रीड कर सकता है। यही कारण है कि 61 सार्थक अमीनो एसिड के लिए किसी भी सेल में 25 से 30 प्रकार का ही ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है।
यह एक अनबूझ पहेली है कि 25 से 30 ट्रांसफर आरएनए 61 कोड को कैसे रीड करते हैं। इसी पहेली का यह जवाब हुआ कि 2 को एक ही ट्रांसफर आरएनए रीड किया और कभी कभी 4 को एक ही ट्रांसफर आरएनए रीड किया। इसे उबुल हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब पहले ही हमने डिस्कशन में कहा कि AUG इनिशिएशन कोडोन है, प्रारंभिक है। अब 3 शब्द है निरर्थक, UAA, UGA और UAG। ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इससे कोई अमीनो एसिड का ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसलिए इसे नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। लेकिन इनका उपयोग जीन के अंत में समाप्ति की घोषणा करने के लिए फुल स्टॉप की तरह होता है, टर्मिनेशन कोडोन की तरह होता है। ड्रोसोफिला में mRNA चेन के अंदर नॉनसेंस कोडोन बनने के कारण ऑकर, ओपल और अंबर नाम का म्यूटेशन हुआ। UAA के कारण ऑकर म्यूटेशन, UGA के कारण ओपल म्यूटेशन और UAG के कारण अंबर म्यूटेशन हुआ। इसलिए कभी कभी नॉनसेंस कोडोन की जगह ऑकर, ओपल और अंबर लिखा हुआ खास करके जेनेटिक कोड के टेबल में आपको मिलेगा। अब इस तरह आपने आरएनए का बनना, उसमें मॉडिफिकेशन होना, 3 प्रकार के आरएनए का बनना और उनके विभिन्न कैरेक्टर्स और फंक्शन का अध्ययन किया। अब अगले सेशन में हम लोग प्रोटीन बनने की क्रिया का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।